किसान भाइयों, खेती किसानी अब ऐसा खेल नहीं रहा जिसमें कभी लगे फसल होगी, कभी लगे फसल नहीं होगी, क्या परिस्थितियां होगी। हमारा जो सीकर जिला है उसका अजीतगढ़ गांव है। वहां पर एक किसान वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं 50 साल से मैं सब्जियों की खेती करता हूं पर कभी भी मुझे घाटा नहीं हुआ। न वो लोन की बात करते हैं, न वो सब्सिडी की बात करते हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं कि किसान का जो दिमाग है उसका उपयोग किसान करे तो लाभकारी हो सकता है। क्रेडिट किसान का भी उद्देश्य यही है कि ऐसे किसान वैज्ञानिकों से हम आपको मिलवाएं जिन्होंने इस धरती पर वह नए प्रयोग किए जिससे लगने लगे कि खेती किसानी अब लाभकारी कार्य है। हम आपको मिलवाएंगे जगदीश प्रसाद पारीक से। पारीक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। रूबरू आपसे मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अतः शब्दों से अपनों को मनन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार। जगदीश प्रसाद पारीक जी, इन्होंने अजीतगढ़ सिलेक्शन बीज बनाया है जिसके कारण देश भर में जाने जाते हैं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि दी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हें कुछ शब्द कहे। जगदीश जी, उस अनुभव को हम साझा करना चाहेंगे। जी, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन में जब हमें भोजन करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि किसानों के ऊपर पूरा भार है, लेकिन आपको पद्मश्री से सम्मानित होते हुए देखकर मैं ये उम्मीद करता हूं कि किसानों की थालियों में जो जहर है उसको बाहर निकालने की आप पूरी कोशिश करेंगे। तो सर, मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी नहीं, मैं तो शुरू से ही जैविक खेती करता आ रहा हूं और आज तक मैंने किसी रसायन का या किसी खाद वगैरह का किसी का भी कोई ऐसा उपयोग मृदा में नहीं किया जिससे किसान की थाली तक जहर पहुंच सके। बाकी जो और किसान कर रहे हैं उनको भी यही प्रेरणा दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, केवीके के माध्यम से, या जो किसान गोष्ठियां होती हैं उनके माध्यम से हर किसानों को यही कह रहे हैं कि अगर मृदा को जीवित रखना है तो हमें वापस जैविक खेती की ओर मुड़ करके आना होगा। और जब तक जैविक खेती की ओर मुड़ करके नहीं आएंगे तो जो जितनी भी बीमारियां हमारे घर में हैं, पशु पक्षियों में हैं, जानवरों में हैं, वो बीमारियां आगे से आगे बढ़ती रहेंगी और हम चाहे कितना ही कमा लें लेकिन हमारी कमाई का आधा हिस्सा तो हॉस्पिटल या अन्य खर्चों में लग जाएगा। इसके अलावा परिवारजनों को जो बीमारी से तकलीफ होती है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो तो संभव है ही। इसलिए जैविक खेती जी जगदीश जी, पिछले साल जब आपको पद्मश्री मिली उसके बाद आप 2 दिन तक और राष्ट्रपति भवन में रहे और 2-3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जब मिले तो पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि गोभी में आप विश्व कीर्तिमान के निकट हैं और उस कीर्तिमान को छुएं। यो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आपका नाम दर्ज हो चुका है। जब आपको पद्मश्री मिली उस समय इसकी भी चर्चा हुई होगी कि आप क्या कुछ कर रहे हैं विश्व रिकॉर्ड के लिए। जी, मेरा शुरू से एक ही उद्देश्य रहा है कि मैं हर सब्जी को विश्व रिकॉर्ड तक पहुंचाऊं। तो इसको पहुंचाने के लिए मैंने जितनी भी जो भी सीजनेबल सब्जियां थी, जिसमें लौकी है, तुरई है, बैंगन है, मिर्ची है, तो इन सबको बढ़ाने की कोशिश की। जिसमें मेरी तुरई 7 फीट लंबी मैंने की विश्व रिकॉर्ड के लिए, घिया 6 फीट लंबी की लौकी, कद्दू 86 किलो का किया, बैंगन लंबा 1 मीटर लंबा 1.5 इंच मोटा किया, गोल बैंगन 8 किलो का, और फूल गोभी उस वक्त 11 किलो तक की थी लिम्का बुक में जब नाम दर्ज करवाया। लेकिन सबको मैं एक साथ लेकर के विश्व रिकॉर्ड नहीं बना सकता, इसलिए सबको छोड़ करके केवल फूल गोभी के पीछे लग गया और 11 किलो से फिर 12 किलो 15 किलो करते करते मैंने पिछले साल जब मुझे सम्मानित किया गया था उस वक्त मैं विश्व के दूसरे नंबर पर
अर्थात अमेरिका की जो फूल गोभी थी उसका वजन 26 किलो था और मैंने 25 किलो 150 ग्राम तक इसका वजन पहुंचाया। सबसे बड़ी गलती मेरी सर एक बार हो गई कि जो हमारे गवर्नर थे पहले, इनसे पहले उनको मैं गोभी का फूल भेंट करने गया, उसका पत्ता तोड़ने के बाद में वेट था 19 किलो। लेकिन जब उनको भेंट किया वो देख करके आश्चर्य हो गए कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में और एमपी में ऐसी तो होती नहीं है, ये राजस्थान में कैसे हो रही है जहां पानी की इतनी कमी है। लेकिन उनके बाद में उनके जो एडीसी थे उन्होंने ये कहा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड देख करके कि विश्व रिकॉर्ड 26 किलो का पत्तों सहित है, और जब आप प्रेजेंट कर रहे हो 19 किलो का फूल पत्ते तोड़ करके, तो अगर इन पत्तों को तोला जाए तो तब पत्तों को और वो तोला तो मेरा 26 किलो से ऊपर हो गया था। लेकिन मैं अनभिज्ञ था, परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं वंचित रह गया। लेकिन फिर भी मैं इस साल कोशिश कर रहा हूं कि विश्व रिकॉर्ड के पायदान पर मैं पहुंच जाऊं, और ये मेरी कोशिश था। हम दुआ करते हैं कि आज आपने करेंट टीवी पे ये कहा कि विश्व रिकॉर्ड के ऊपर आप पहुंचे, कि आप इन कोरोना के काल में, कोविड-19 के काल में, ये जो 4-6 महीने हैं, एक ऐसा शुभ समाचार दें कि भारतीय किसानों को बहुत खुशी हो कि आपने कीर्तिमान बनाया। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा 50 साल से अजीतगढ़ में जगदीश पारीक जैविक खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, और करीब 40 साल से जगदीश पारीक और मैं साथ साथ रहे हैं। इनको गोभी वाले जगदीश पारीक के रूप में जाना जाता है। ये कृषि भवन आते थे, हमारे पास मिलते थे, मीडिया से मिलते थे, कभी सपना ही नहीं संजोया। लोग कहते थे इतनी भारी गोभी है, कौन खरीदेगा, क्या होगा, पर धुन का धनी आदमी है। इन्होंने 10वीं की अपने स्कूल से, इसके बाद सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए, परंतु गुनते रहे, और कभी भी आप इनसे मिलें तो आपको यह एहसास होगा कि यह आदमी अद्भुत है। कभी अपने बारे में कुछ कहता ही नहीं है, दूसरों की चिंता करता रहता है। फिर जब हम कहते थे बैठकों में, और जब हमारे 3 बार 2017 और 18 में इनको राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने खेतों के वैज्ञानिक सम्मान दिया, उस समय भी लोगों ने इनकी उपलब्धियों की चर्चा की। 2010 में दिल्ली में कृषि भवन में सीटा की ओर से तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार साहब ने इनको खेतों के वैज्ञानिक सम्मान दिया। पर इन सब चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता। कई बार अचंभा होता है कि आदमी इतना विनम्र कैसे। हमारे यहाँ तो क्या होता है, थोड़ा सा पाता है तो आदमी सड़क पे चलते हुए आदमी को ही नहीं पहचानता। तो याद है पद्मश्री जब मिला, ये सीधे बीकानेर थे, बीकानेर आने के बाद कार्यक्रम में मन से उतरा, उन्होंने पांव छुआ। मैंने कहा यार आप तो पद्मश्री हो, मुख्य अतिथि हो। तो एक ऐसा व्यक्तित्व भारतीय कृषि का है जो कहता है न लोन न सब्सिडी, दुनिया में बदलूंगा और ये दुनिया बदलेंगे। आपके उन सारे अनुभवों को आप साझा करें पारीक जी। मैं किसानों को ये कहना चाहता हूं कि अब जो किसान, करीब मैं देख रहा हूं 3 साल से हमारे कृषि में जो खरपतवार हो रही है, उन खरपतवार को खुरपे से या अन्य किसी परंपरागत साधनों से खुदाई करके, निराई गुड़ाई करके नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उन पर अनाधुंध ऐसे रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके प्रयोग से मृदा की जो जैविक शक्ति है उसमें भयंकर गिरावट आ रही है। इसके अलावा अगर ऐसा प्रयोग 2-3 साल तक लगातार वो करते रहे तो 3 साल बाद जो मृदा की उत्पादन शक्ति है वो एकदम शून्य तक पहुंच सकती है। क्यों कि जब उसमें अंकुरण की शक्ति नहीं होगी तो उत्पादन किसान का कहां से होगा। तो पहला तो मैं किसानों को ये कहूंगा कि अपने जितने भी परंपरागत साधन हैं उनसे या मेहनत करके निराई गुड़ाई या खरपतवार निकालने का काम करें, खरपतवार को वहीं छोड़ दे ताकि उसकी हरिकाट बनके किसान के लिए उपयोगी हो और मृदा की जो जैविक शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, किसान की आय बढ़ती रहे। दूसरा मैं ये कहूंगा कि किसान सरसों निकालते हैं, सरसों निकालने के बाद सरसों की जो बहुमूल्य तूड़ी है
उसको भट्टे वालों को यहाँ बेच देते हैं, और भट्टे वालों को बेचने के बाद भट्टे वाले ईंट जलाई में उसको काम में लेते हैं। जबकि किसान 20 क्विंटल तूड़ी को अगर सड़ा करके 2-3 बार साल में उसमें पानी दे करके सड़ा करके आगामी फसल में अगर काम लेता है, तो 1 हेक्टेयर में उसकी निश्चित 25% आमदनी बढ़ जाएगी, और उसके ऊपर जो डीएपी यूरिया वगैरह का लगने वाला जो खर्चा है वो एकदम शून्य हो जाएगा। इसलिए किसान सरसों की तूड़ी को भट्टे वालों को न बेच करके उस तूड़ी का उपयोग खाद बनाने में काम करें। उसका हमने प्रयोग करके देखा है, उसका प्रयोग बहुत ही सार्थक है, और ये चीजें किसान के घर में है। किसान को एक कहावत सिद्ध हो रही है कि घी बेच के तेल खाना, तो किसान के घर में जब घी है उसको तो वो बेच रहा है जलाने के लिए, और उसके एवज में यूरिया डीएपी या अन्य चीजें ला करके मृदा में डाल रहा है, जिसका दुष्परिणाम हो रहा है। तीसरा है गोबर की कंपोस्ट। तो गोबर को किसान यूं डाल रहे हैं, और उसमें डालने के बाद क्या होता है, रोज जो डालते रहते हैं धूप में उनका नाइट्रोजन है और जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो बाहर धूप से निकल जाते हैं, वो केवल एक मिट्टी का ढेर होता है। जबकि किसान के लिए ये है कि कम से कम 1 बीघा में 25-30 मन गोबर की खाद डालनी चाहिए। लेकिन गोबर की खाद नहीं, वो गोबर की मिट्टी डाल रहे हैं। तो जब गोबर की मिट्टी डाल करके और फिर ये कल्पना करें कि मैं मेरी जमीन में पैदा नहीं हुई, मैंने गोबर का खाद डाला, खाद नहीं, खाद की तो वो मिट्टी कर रहे हैं। तीसरी बात ये, तब हर व्यक्ति के घर में हमारे किसानों में 10, 15, 20 किसानों का परिवार है, तो इस तरह से तो हम वाटर रिचार्ज करके घरेलू सब्जियां या बगीचे में पेड़ पौधे लगा नहीं सकते। लेकिन पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जो रिचार्ज पानी कर रहे हैं उनके यहाँ तो होता है, बाकी इतना पानी हम घर में कपड़े धोने में, नहाने में व्यर्थ कर रहे हैं, कम से कम 50 बाल्टी रोज। अगर किसान अपने घर में जो बाथरूम बन रहे हैं उनके पीछे अगर टंकी रख करके रोजाना 50 बाल्टियों को कलेक्ट करे, और जब 100-200 बाल्टियां हो जाए, थोड़ी उसमें फिटकरी डाल करके छोड़ दे, सुबह वो पानी स्वच्छ मिलेगा। और उस स्वच्छ पानी को जो 200 बाल्टियां करीब 3 दिन में मिल जाए, उससे वो अपने के यहाँ पेड़ पौधे लगा सकता है, घरेलू सब्जियां लगा सकता है, उसको जानवरों को पिलाने के भी काम में लिया जा सकता है। इस तरह पानी को भी अगर वो चाहे वो उपयोग में ले सकते हैं। और जब तक राजस्थान में वाटर रिचार्ज किसान नहीं करेंगे, तो दिन प्रतिदिन ये समस्या गहराती जाएगी, और हकीकत में हमारे जितने भी जो भी फार्मूले हैं जिनको हम आज काम में ले रहे हैं वो सब ही निरर्थक हो रहे हैं। न हम वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, न खाद का सदुपयोग कर रहे हैं, न ढंग से पशुपालन कर रहे हैं, न अपने पास जो सोना होता है उसको बेच रहे हैं, सोने के एवज में पीतल तांबा लोहा खरीद रहे हैं। तो ये सब जो चीजें उल्टा जो चल रहे हैं ना, वो एक गलत हो रहा है। जगदीश जी, एक बात देखिए, एक जमाना था हम हमारे अनुभवों का लाभ उठाते थे। अब जमाना ये आ गया कि दिमाग का तो कम उपयोग करो, कर्जा कहाँ से मिल रहा है, सब्सिडी कहाँ से मिल रही है, समर्थन मूल्य कहाँ बैठा है, कहाँ एडजस्टमेंट करो, इसी में लगा रहता है। अगर हमारे पुरखों ने हमें जो ज्ञान दिया और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो ज्ञान देते हैं उसको अगर हम अपनाएं तो स्थिति बदल सकती है। जैसे मैं आप ही की बात करता हूँ, आपके अजीतगढ़ में पानी का जल स्तर बहुत कम हो गया, फिर भी आपने सब्जियों में कई कीर्तिमान स्थापित किया, ये कैसे किया? देखो, मेरे यहाँ जो पानी है वो बरसात का पानी, खेतों का पानी, गंदा पानी नहीं, खेतों का पानी बह करके और त्रिवेणी में जाता है, जो त्रिवेणी साबरी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें जाता है। वो जो मेरे फार्म के पास से गुजर करके जाता है, तो मैं उसमें मिट्टी के कट्टे भर भर के और उसके सामने लगा देता हूँ, तो पानी उनके ऊपर से जो जाता है वो चला जाता है, बाकी को पूरे खेत में डाल देता हूँ। और खेत में डालने से जो खेत में करीब 1.5-2 मीटर 2 हेक्टेयर में पानी बढ़ता है, वो सब जमीन में जाता है। और वो जो पानी रिचार्ज होता है उससे मैं प्रति वर्ष 2 मोटर 7.5 HP विद्युत कनेक्शन और 5 HP सौर ऊर्जा दोनों से मिल करके और अपनी खेती कर रहा हूँ। अन्य लोग भी है वहां। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा जी, राजस्थान में कभी अकाल आता है, कभी बाढ़ आती है, और लोग कहते हैं कि खेती
सुरक्षित काम नहीं है। पर आप तो हमेशा कहते हो कि 50 साल हो गए, न लोन की परवाह न सब्सिडी की परवाह, और सब्जियों में कभी आपको घाटा ही नहीं हुआ। इसका क्या रहस्य है? देखिए सर, मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैं 73 साल की उम्र हो गई मेरी, लेकिन न वो किसान ले रहे हैं, न मैंने वृद्धावस्था पेंशन ली, न मेरी पत्नी के नाम से है, न मेरे परिवार में किसी ने किसी 1 रुपए की किसी से सहायता मांगी। इसके अलावा जो सरकार से मिलने वाला और भी कुछ है, जैसे भी प्रधानमंत्री योजना से 6,000 रुपए मिल रहे हैं प्रति किसान को, वो भी मैंने कोई आवेदन नहीं कहीं से कुछ। जब किसान के पास खेती का धंधा है, और ये धंधा तो ऐसा है अगर लगन से किया जाए तो एक नाई 50 पैसे की ब्लेड में 25 रुपए 30 रुपए लेता है, लेकिन किसान अगर सही तजुर्बे से काम करे तो नाई से भी किसान सस्ता पड़ता है। किसान की आमदनी नाई की आमदनी से भी ज्यादा है। तो मैं तो किसान भाइयों को ये कहूंगा कि लगन से ले, किसी के पैसे की उम्मीद मत करो कि मुझे वहां से पैसा मिलना है, वो मैं लूं और वो पैसा लेकर के फिर चूकता हो तो हो, नहीं सरकार माफ कर देगी। जब तक ये नीति चलती रहेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। किसान भाइयों, जगदीश पारीक जी ने वही बात कही जो हमारे मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार कहता है, न लोन, न सब्सिडी, न समर्थन मूल्य। हम सब एक दूसरे से अनुभव साझा करें, एक दूसरे के दुख में साथी हों, हमारे परिवार के बच्चे गांव में आपस में जुड़ जाएं और हम खेती में क्रांति कर दें। ये क्रांति जगदीश पारीक ने की। जगदीश जी, आपने जो अजीतगढ़ सिलेक्शन बीज बनाया, जिसकी सारी हिंदुस्तान में चर्चा है, ये बीज का आपने अनुसंधान कैसे किया और ये लोगों को उपलब्ध भी कराते हैं क्या? जी, बात ऐसी है कि 2-3 साल तक मैं लगातार जब गोभी की खेती करता आया, तो एक साल मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ कि मुझे बीज, क्योंकि बीज जून का अलग होता है, जुलाई का अलग होता है, अगस्त सितंबर का अलग होता है, अक्टूबर नवंबर का, इसके बाद में सर्दी के अलग अलग महीने के अलग अलग बीज होते हैं। तो मुझे पहले महीने का बीज दे दिया गया, जो पौध में ही करीब लगाते ही नर्सरी में फूल आना शुरू हो गया और मुझे बहुत बड़ा नुकसान लगा। इसके बाद जब मैं जयपुर गया तो मैंने वहां पर जाकर के देखा कि खेत में एक किसान के यहाँ फूल आ रहे हैं। तो मैंने ये पूछा ये फूल किसके हैं, तो नीचे देखा तो गोभी के फूल में से वो बीज कर रहा था। तो मैंने वहां से पूरी तकनीकी लेकर के, और मेरे यहाँ जो गोभी थी उस गोभी में उसको प्रयोग किया। 1-2 साल नहीं, लेकिन 2-3 साल बराबर करने के बाद तीनों विधियों से मैंने प्रयोग करके देखा, एक बहुत बढ़िया उसमें से बीज का उत्पादन होता है। और बीज की इसकी कोई इसमें कोई कलाकारी नहीं है, केवल किस बीज का अपने को फूल का बीज तैयार करना, उसका चयन करना पड़ता है। दूसरी बात, उसमें किस तरह से खुराव करना पड़ता है, किस तरह से पत्ते हटाने पड़ते हैं, और फूल में जब फलियां आती है तो किस तरह उनको कीटों से बचाया जा सकता है, और कीटों के बचाने के बाद किस तरह उसको काट करके और बीज तैयार करके रख रखाव किया जाता है। ये बहुत इसमें सरलीकरण है, लेकिन किसान इसमें ध्यान नहीं देना चाहते हैं। वो तो केवल मात्र जब तक बाजार से पैक डिब्बे में बढ़िया फोटो वाला बीज खरीद के नहीं लाएंगे, जब तक किसान को संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं प्रति साल जी जगदीश जी, मुझे याद है कि आपसे जब चर्चा हो रही थी, आप घर आए थे, तब आपने कहा था कि आपकी फोटो लगा के एक दुकानदार ने अजीतगढ़ सिलेक्शन बीज का लिया। तो ये तो सब होता ही है, कई बार भोलापन होता है, कई बार नासमझी होती है, पर अगर अजीतगढ़ सिलेक्शन बीज किसान भाई लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं आपसे? देखो, मेरे अजीतगढ़ का 2 बार यहाँ दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान में परीक्षण हो चुका 5 कंपनी के बीजों से, और उन बीजों में लगातार अपना जो बीज है 500 कंपनियों से पहले नंबर पर है। लेकिन जो मैं बीज तैयार करता हूँ, संबंधित किसान जो जानकार होते हैं, उन्होंने बार बार बोया है, वो तो आकर ले जाते हैं। और बाकी जितना भी जो बीज बचता है उसको IIM अहमदाबाद में एक प्रोग्राम चलता है, NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वो सारे को खरीद लेते हैं। और वो महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी हिंदुस्तान में किसान उनसे जुड़े हुए हैं, उन सबको वो थोड़ा थोड़ा बीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 20,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज का मुझे भुगतान कर देते हैं तुरंत। किसान भाइयों, NIF की चर्चा जगदीश पारीक ने की।
इसे हिंदी में राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान कहते हैं, और भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसकी ये संस्था है। और उस संस्था के अंतर्गत ये बीज वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम के अंत में हम जगदीश पारीक जी का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ये मानना है सरकारी सहायताओं के लिए विकलांग नहीं हो, बल्कि जो देश में किसान वैज्ञानिक साथी हैं उनसे अनुभव साझा करें तो आपको लाभ मिलेगा। जगदीश जी, जी कई बार देखते हैं कि आप जब जयपुर आते हैं तो गोभी का बड़े बड़े फूल लेके आते हैं, सबको भेंट करते हैं। कई बड़े लोगों को भेंट किए हैं आपने। जी, मैंने तो एक पंचायत के वार्ड पंच, वैसे देखो, एक हमारे यहाँ मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पद किसका है, तो कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रपति का। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग मजाक में या वैसे मानते हैं, वो राष्ट्रपति नहीं पंचपति का मानते हैं। जिसकी पत्नी वार्ड पंच हो, उसके पति का पद सबसे बड़ा हिंदुस्तान में मानते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ आपको कि ग्राम पंचायत के वार्ड पंच से लेकर राष्ट्रपति तक के जितने भी महानुभाव है, मैंने सबको फूल भेंट किया है। मैं 6 राष्ट्रपतियों से मिल चुका हूँ, 3-4 किन से मिले गवर्नरों हैं आप? से। किन से मिले हैं आप? मैं शर्मा जी के बाद में जितने भी अब तक राष्ट्रपति हुए हैं उन सबसे मिला हूँ। और अभी आपने बताया राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा शंकर के दयाल बाद शर्मा के जितने भी बाद राष्ट्रपति वाले हैं जी, जितने भी तब है, शर्मा जी भी थे उनमें मौजूद। अच्छा, शुरुआत उनको भी शर्मा भेंट जी किया। से की जी। अच्छा जी और जी। इनके अलावा गवर्नर है, जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं वो, जितने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो, और करीब करीब 8 विश्वविद्यालय वहां पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। 100 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम दे चुका। आपके साथ 1988 से कितने ही दूरदर्शन पर 100 से ज्यादा प्रोग्राम दे चुका। जितने भी केवी के हैं और कॉलेज है वहां लेसन देने के लिए जाता हूँ। मेरा मात्र एक यही उद्देश्य है कि जितने भी जो किसान हैं वो वापस जैविक खेती की तरफ आ जाए, और जैविक खेती सिखाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो 60 साल से बुजुर्ग करते आ रहे थे उसी का नाम जैविक खेती है, वो वापस अगर आ जाए तो मैं बहुत बड़ी मेहरबानी मानता हूँ। एक बात तो है कि जगदीश जी ने कहा कि मैं 73 का हुआ, इनकी मैं उम्र कम करता हूँ। 73 के तो ये अगले साल होंगे। 73वें में, मैं 74वें में हूँ, जगदीश जी 73वें में है। और ये काम करने में इतने युवा हैं कि कभी थकते ही नहीं। अगर आप इनके पास बैठो तो ये कहेंगे कि भाई बताओ अपन ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। कभी अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, कहेंगे मधुप जी जो अपने किस किसान वैज्ञानिक ने क्या किया, कहाँ कौन अच्छा कर रहा है, उसके लिए हम जो कार्य करें। जगदीश जी में एक खासियत और है, ये मस्त मोला आदमी है। मन में जी सर, आता मैं है बीच तुरंत में जी, और मन में आपने आता मुझे है और तुरंत आ, कविता लिख देते हैं आपने जी। मुझे 73 साल का बता दिया, लेकिन वो 73 साल का नहीं, मैं तो अभी 18वें साल में चल रहा हूँ। मेरा हाँ, जन्म 18वें 29 साल। फरवरी 1948 का हुआ था। 4 साल से मेरा एक बार जन्मदिन आता है, तो मैं तो 18 साल का ही हूँ अभी तक। अच्छा, और 18 साल आखिरी। अभी बालिग बालिग भी नहीं हुआ मैं। तो ऐसी स्थिति में आपके समान, आपकी बराबरी तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो बुजुर्ग है हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है जो जगदीश जी। आपने एनआईएफ की चर्चा की। एनआईएफ ने भी आपको सम्मानित किया है, और पिछले साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी आपको सम्मानित किया है। मेरे ख्याल से सैकड़ों सम्मान आपको मिले, पर सबसे बड़ा सम्मान यह है, हर आदमी ये कहता है, देश के जितने किसान वैज्ञानिक है, जब मेरी बात होता हूँ, वे जगदीश पारीक तो हमारे हैं। उनके पास जाओ तो ऐसा लगता है कि जन्मों के रिश्ते हैं। ये गुण आपको क्या संस्कारों में मिला या अनुभव से मिला? देखो साहब, मेरा एक निवेदन है कि आदमी जितना सीधा और साधारण होगा उतना ही आदमी सबसे मिल सकता है, सबके बीच में बैठ सकता है, सबके बीच में बैठ करके वो सीधे मन से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और जब उसमें अहम आ जाएगा तो वो आज न आगे बढ़ सकता है, न परायों को अपना कर सकता है, और न अपनों का साथ निभा सकता है। तो सबसे बड़ा ये है जीवन में, सबसे सरल रहो और सबसे हाथ जोड़ के चलो, तो ही आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे बढ़ना संभव नहीं है। यह है जगदीश पारीक। और हमने जब मिशन फार्मर साइंटिस्ट बनाया था, जिसमें आज 56 लोग हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है राघव गौड़ा जी की, 55 लोग हैं।
जब भी मिलते हैं गले मिलते हैं। और ये वो लोग हैं, जब हम दुनिया भर में मैं जब चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब अद्भुत भारतीय किसान है। सरकार कहती है, जनता कहती है, विशेषज्ञ कहते हैं बेचारा किसान। किसान बेचारा नहीं है। किसान का सम्मान अगर किया जाए, किसान के ज्ञान को समझा जाए, किसान को सहयोग किया जाए तो भारतीय खेती किसानी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगी। जगदीश जी, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आपने कई सारी सब्जियों में कई वजन की सब्जियां पैदा की। लोग ये कहते हैं, कई जगह तो आप तो ईमानदारी से करते हैं, मैंने 40 साल का आपका अनुभव भी देखा है कि इंजेक्शन मार के भी लोग बड़ा कर देते हैं। आप पर भी आरोप लगा होगा, जबकि हिसाब ये वजन कैसे बढ़ा? देखो सर, मेरा एक निवेदन है, जब जब किसान का उत्पादन बढ़ता है तो किसान के जितने भी विरोधी हैं उस उत्पादन की मिट्टी करने के लिए, उस उत्पादन के मूल्य को डाउन करने के लिए कोई न कोई ऐसी अफवाह फैलाते हैं जिससे किसान का बाजार में माल नहीं बिके। पिछले बार 5 साल पहले ये किसान की जब घिया का उत्पादन ज्यादा हुआ तो लोगों ने ये फैला दिया अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से कि एक पेयर था, उसने लौकी का जूस पिया, लौकी का जूस पीते वो खत्म हो गया। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आज तक ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें किसी प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाए। अगर कोई भी इंडिया के अलावा भी विदेश का भी कोई साइंटिस्ट अगर ये कहे लौकी, तुरई, सब्जी, कोड़ा, पेठा आदि, वो मेरे को इंजेक्शन लगा के बताए, उसमें सिरिंज दबा करके बताए, जब तो मैं इस बात को मान सकता हूं। लेकिन कईयों से मैंने कह दिया, मैं अब भी आपके सामने टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को, ज्यादा तो नहीं, मैं किसान हूं, लेकिन मैं फिर भी 21,000 रुपए इनाम का दूंगा अगर मुझे कोई लगा करके साबित करके बढ़ा के बता दे। तो ये आप सबके सामने मैं कह रहा हूं, कोई न इंजेक्शन लगता है न कुछ लगता है, केवल किसान के उत्पादन को डाउन करने के लिए उनके जो है कहीं होते हैं वो ये सब झूठा प्रचार करके और किसान को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितना जी, किसान भाइयों, आपने देखा जगदीश प्रसाद पारीक जी का आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अनुभव की यात्रा से और खेतों को प्रयोगशाला बनाता है, आकाश तले रहता है और जीरो से हीरो बनता है और जीरो को नहीं भूलता, वही आदमी जगदीश प्रसाद पारीक होता है, खेतों का वैज्ञानिक होता है। और सबसे बड़ी खासियत यह कि कुछ भी सीख जाओ, कुछ भी प्राप्त कर लो, पर किसी के पास भी जाओ तो आपको, भैया मेरा तो ज्ञान कम है, आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं। ऐसे ही जगदीश जी हैं। और जगदीश जी, जब हम विश्वविद्यालयों में जाते हैं, खेतों के वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं, सम्मेलन, तब अपनी कविताएं खूब सुनाते हैं। और उस समय हम उनको कहते हैं, जगदीश जी यार समय तो 5-10 मिनट का ही है, समय बीत गया, आज रहने दो। जगदीश जी, आज अगर आप कोई कविता सुनाना चाहें किसानों को तो सुनाएं। जी सर, देखो, अपनी अपनी भाषा होती है और राजस्थानी भाषा में मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं और उसमें बता रहा हूं मैं, और आपको पूरी राजस्थानी में, क्योंकि सुनने वाले भी सब राजस्थानी हैं तो मारवाड़ी भाषा में है। कटे नोरा पड़ा, कटे बाड़ा पड़ा, कटे खेत का खेत उगाड़ा पड़ा, कटे जोजर वासु नित रोटी सीखे, कटे लठ का लठ फाड़ा पड़ा, कटे एक नर के एक नार बाम में भी छोटा पड़ा, कटे एक नर के दो नार बा बिच मोदा पड़ा। जगदीश कहे दीनानाथ मारी डोरी, तेरे हाथ गोभी काटा सारी रात मारी, तो 8 किलो लोगा की बिके थे, 8 मारे कानी का काई टोटा पड़ा, कटे लोरा पड़ा, कटे बाड़ा पड़ा, कटे खेत का खेत। तो मतलब ये जो हमारे जो परंपरागत हैं, प्रकृति से भी मैंने कई लिखी है, प्रकृति पर भी। अब के जो सम्मत होता है अपना, जो चैत में चैत शुद्धि एकम प्रथमा इसको लागू होता है, और उसके लिए क्या है कि उस दिन से नवरात्र शुरू होते हैं। और जब नवरात्र शुरू हो करके और पहले और दूसरे में बदल हो करके अगर बूंदाबांदी भी हो गई तो उसका निश्चय क्या होता है कि पहले दूजो नोर तो बरस दिखावे रंग, तो निश्चय जान जो 9 दिन करसी तंग, 9 दिन करसी तंग, साख को कूड़ो और 250 को बिके 1 मन कड़बी तूड़ो, 1 रुपया में भैंस बिके और पाटी जाए संग, खे नगरी को राजा मरे और खे सीमा पर वह दंग। ये कविताएं हैं सब।
तो ये इसका जो परिणाम होता है वो लोगों ने खूब निकाल निकाल के देखा है। स्थिति वाकई ऐसी बनती है। अब की बार हुआ है और अब की बार आप देख लो क्या हो रहा है वो। कोविड-19 में जी ये किसान वैज्ञानिकों ने जी। आसपास के लोगों का सहयोग किया। जगदीश जी, आपने क्या किया इन दिनों में जिससे कि दूसरे आदमी को सहयोग मिल सके ज्ञान के देखो, मामले में, अन्य मामले में? NIF के माध्यम से वहां पर जो लोगों ने हमारा जो सामूहिक रूप से सबका चंदा दिया है प्रधानमंत्री जी को, उसमें मेरा कितना हिस्सा पांतिया है वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मुझे बताया गया नहीं है। केवल सूचना मिली थी और मैंने उनको हाँ कर दी, जितना होगा मैं दूंगा, वो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैंने खूब जानवरों को चारा डाला है। जानवरों के अलावा जितने भी जो व्यक्ति भूखे थे उनको वो दिया है। मेरे पास जो किराए में जो लोग रह रहे थे उनका उस टाइम का किराया नहीं लिया है, मकान का किराया नहीं लिया है, और जितने मेरे से सहयोग हुआ उतना सब सहयोग किया है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद पारीक से, जो गोभी वाले के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। और जितने भी राष्ट्रपति भारत के हुए हैं शंकर दयाल जी शर्मा के बाद और उनके समय से, वो सब राष्ट्रपतियों को इन्होंने भेंट किया है। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं 40-50 साल में, या जो IAS के अधिकारी हैं या अन्य विशेषज्ञ, सबको जब भी ये आते थे वो भेंट करते हुए मैंने इनको देखा है। एक सामान्य इंसान जो संदेश देता है, लोन नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, हमें नया ज्ञान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें बाजार चाहिए, और अगर हमें सम्मान मिलेगा तो भारतीय किसान दुनिया में किसी से कम नहीं। आपकी इस अनुभव यात्रा में क्या तो छूट गया जो आप चाहते थे, और भविष्य के लिए आप अन्य किसानों को क्या कहना चाहते हैं? भविष्य में मैं तो यही किसानों से यही कहूंगा कि जो अब जो जैसा किसान कर रहे हैं उनसे एकदम बदल जाएं। और वही 60 साल जो कहते हैं ना कि मैं तो 60 साल पीछे चला गया, तो अब आप सब लोग मिलकर के 60 साल पीछे चले जाएं। अगर 60 साल पीछे चले जाएंगे तो ही आप जिंदा रह सकेंगे। अगर 60 साल नहीं 5 साल भी इसी तरह आगे बढ़ गए तो ये समझ लो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और मैं सबसे बड़ा यही किसानों को कहूंगा। दूसरी बात यह है सर, मैंने किसानों के लिए जीव जंतुओं के जगदीश जी, आपने कहा 60 साल पीछे चले जाएं, इसको थोड़ा समझाएं। 60 साल पीछे का मतलब 60 साल पहले हमारे बुजुर्ग जिस तरह से खेती किया करते थे उसी पद्धति को काम में लें। वो ना किसी रसायन का प्रयोग करते थे, न किसी अन्य साधनों का प्रयोग करते थे, आराम से अपनी खेती करते थे। खेती करने के बाद कैसे उनको रख रखाव किया करते थे, किस तरह बेचा करते थे, कैसे खाद डाला करते थे, ये सब जो 60 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही किसान को मालूम लगेगा। या अपने परिवार में कोई 85-90 साल का बुजुर्ग है तो उससे जितना खेती के बारे में सीख सको उतना उनसे सीखो, जिन्होंने अनुभव लिया है, अपने हाथों से खेती की है। वो ही यूनिवर्सिटी है खेती की। ये भी खेती की यूनिवर्सिटी हर घर में हुई है। बाकी आप लाइब्रेरी में देखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी पिछले साल मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर तक ये आए थे जैविक खेती का वो सीखने के लिए। कोविड-19 का समय है। इस समय में 13 प्रदेशों के जिन किसान वैज्ञानिकों से मैं जुड़ा रहता हूं उनसे मिलना नहीं हो पाता। जगदीश जी से भी महीनों बीत गए, हम एक दूसरे से मिले नहीं। और ऐसा कभी भी नहीं होता था कि 10-15 दिन में हम नहीं मिल पाए। लेकिन जग भर की बातें कर लें फिर भी मन में लगता है अभी कई सारी बातें कर लें, क्या पता कब मिलेंगे। जगदीश जी, कोविड-19 का समय भी जाएगा, भारतीय किसान भी जीतेगा, पर भारतीय किसान के लिए, अपने साथियों के लिए आपका क्या संदेश है कि इन दिनों में और आने वाले भविष्य में वो देश में व्यवसाय का राजा, कृषि उद्योग, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन तीनों में उसका राज हो, कृषि पर्यटन बढ़े, ये सब चीजों को देखते हुए आपका क्या संदेश है? देखो, मैं सभी किसानों से ये कहूंगा, पहले तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए
सभी किसान अगर मंडी में जाते हैं तो मंडी में अपने अपने माल के पास दूरी बना करके खड़े रहे। दूसरा, ग्राहकों के ज्यादा संपर्क में नहीं आए, ज्यादा देर मंडी में रुकने की कोशिश नहीं करें। और इसके अलावा है, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि अपने माल की ग्रेडिंग करके घर से ले जाएं, ताकि वहां पर किसी तरह किसी को निकालने की या वापस बार बार उठा के रखने की किसान के साथ होता है, ऐसा वो नहीं हो। दूसरी बात ये कि जितना हो सके, जितना ज्यादा महंगाई न बढ़ाएं और ज्यादा हो सके जितना उचित मूल्य पर जनता को साग सब्जियां जो है वो दे। दूसरी बात यह है कि किसानों से मैं उन्हें यही कहूंगा कि कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसमें आम आदमी फंसा हुआ है, किसान भी फंसा हुआ है। तो इसका ध्यान दूरी बनाते हुए और पूर्ण रूप से इसका ध्यान रखते हुए खेती करें। और इसमें अगर अपने परिवार से या परिवार के अगर किसी अन्य व्यक्ति से या पास पड़ोस वाले के अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो उसको छुपाए नहीं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के इलाज लें। और उनके जितने भी संपर्क में आने वाले लोग हैं उन सबको भी ये सलाह दें, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और इलाज तो है बीमारी का, वो दवा लेने से ही होगा। तो ये है। दूसरी, इसमें जो किसान जो खेती कर रहे हैं वो भी मतलब जितना हो सके, जैसे अपन निनाण कर रहे हैं तो औरतों को 2-2 गज की दूरी पर बिठाएं, उनके पीने का पानी है वो अलग अलग जगह पर रखें, उनको जो भोजन कर रही है तो उनमें 2-2 मीटर की दूरी हो सब में। और मुंह पर मास्क लगाएं, अगर खेतों में जाएं तो खेतों में काम करते हुए नहीं लगाएं, लेकिन आते और जाते वक्त मास्क लगा के जाएं। तो इस तरह की जो ये सावधानियां हैं, वो सावधानियां जो सरकारी जो इंस्ट्रक्शन है भारत सरकार की तरफ से, उन सब की पालना करते हुए और किसानों को भी इसमें काम करना चाहिए। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद पारिक से हमने आज ये चर्चा की। मोटी मोटी बातें जो सामने आई, एक, कोविड-19 में घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका पालन करें। दूसरा, खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए अगर विश्वास नहीं हो तो आप सीकर जाएं, राजस्थान के सीकर जिले में तो अजीतगढ़ जरूर जाएं। अगर आप जगदीश पारिक को देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा उनसे बातें करके। न लोन न सब्सिडी, आत्मविश्वास से 50 साल में कभी भी घाटा नहीं हुआ। तीसरा यह कि आप उपलब्धि प्राप्त करें, अहंकार पैदा नहीं करें, आप विनम्रता पैदा करें और दूसरों को सिखाएं और दूसरों से सीखें। अगर ये सब कुछ होता रहेगा तो आप निश्चित मानिए कि जगदीश पारिक और देश के दूसरे किसान वैज्ञानिक भारत को, भारतीय कृषि को, भारतीय तिरंगे को दुनिया भर में फहराएंगे और यह प्रमाणित करेंगे कि भारतीय किसान दुनिया भर की कृषि का गुरु है। आपको जगदीश पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रेडेंट किसान के अगले कार्यक्रमों में आपको ऐसे ही किसान वैज्ञानिकों से संपर्क करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।